जब मैंने ऑडिट का अपना पहला अटेम्प्ट दिया था मुझे उसमें 28 मार्क्स थे, और जब मैंने अगला अटेम्प्ट दिया उसमें मुझे 58 मार्क्स थे, और जो मैंने उसके बाद एक और अटेम्प्ट दिया, जो तीसरा अटेम्प्ट जिसमें मैं पास हुआ ग्रुप 2, उसमें मुझे 59 मार्क्स थे, क्लोज टू एग्जामिशन। तो क्या चीज़ें ऐसी की जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया, क्योंकि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, पर क्या क्या चीज़ों को मैंने इंप्रूव किया जो मैं क्लोज टू एग्जामिशन पहुँच गया। अभी आपके एग्जाम में जैन में जो देने वाले बच्चे, उनके पास पाँच या 4 दिन बचा हुआ आपके पास, और जो मई में भी एग्जाम देने वाले, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से कॉमन क्वेश्चन थे मेरे मन में कि मैं आज पढ़ता था सुबह भूल जाता था। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आज पूरा दिन में पढ़ाई किया, मैंने दिन भर ऑडिट पढ़ा, पर अगले दिन मैं कुछ याद करूँ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता था कि इतना सारा मैं जब पढ़ता था मैं सोचता था इतना सारा है, मैं कैसे पढ़ूँ उसको, क्या क्या याद करूँ, क्या छोड़ूँ क्या नहीं छोड़ूँ। और मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी तक मेरा बस 1 पेज हुआ है, 2 पेज हुआ है। तो मेक श्योर आपको आज जब आप भी पढ़ते हो, जब आप भी पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, और ये होता है सबके साथ। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको मैंने समझा और कैसे मैं इस सब चीज़ों को टैकल कर पाया। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके जैन में एग्जाम है, 4 दिन आपके पास बचा हुआ है, अभी 31 को एग्जाम है, और फिर मई में भी एग्जाम है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिलीव मी, अगर आप मेरी पूरी बातों को सुनते हो, समझते हो, एंड तक वीडियो को देखते हो, तो आप ये सब चीज़ें आपके मन में आना बंद हो जाएंगी, और आपका दिमाग एक अच्छे वे में काम करेगा, और कहीं ना कहीं ये आपके ऑडिट के पेपर में वैल्यू जरूर ऐड करेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे साथ होता था, मैं दिन भर मैं पढ़ता था, या फिर शाम को जब मैं सोचता था ना मैंने आज क्या पढ़ा, मुझे दिमाग में आता ही नहीं था। या फिर मैं जब कल सुबह सोचता था कि मैंने कल क्या पढ़ा था ऑडिट में, या क्या पढ़ा था, रिवाइज किया था, मुझे दिमाग में नहीं आता था। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि आप एग्जाम में जब जाओगे आपको याद आएगा, टेंशन मत लो। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं जब एग्जाम में बैठता था तो मेरे मन में आता था मुझे एक वर्ड याद आ जाए, मैं पूरा लाइन लिख दूँ, पर वो दिमाग में आता ही नहीं था। अरे आ ही नहीं रहा, याद ही नहीं आ रहा यार, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे समझना बहुत ज़्यादा, हम उसको समझ सकते हैं। मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। देखो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं चीज़ों को ना बस ऐसे रट्टा मारता था, लाइन बाय लाइन बाय, वो सभी करते हैं स्टार्टिंग में। जिसको कुछ पता नहीं है वो यही करता है, भाई ऑडिट पकड़ लिया, एक एक लाइन रट्टा मारने लग गया। मुझे बहुत अटेम्प्ट देने के बाद मुझे समझ में गेम समझ में आया कि यहाँ पे कीवर्ड्स का गेम है, और याद करने का तरीके में गेम है। देखो, ऑडिट को समझना और ऑडिट को याद करना दोनों अलग चीज़ें। अगर ऑडिट को आप समझते हो तो याद करने में मदद करती है, पर आपको याद हो गया जरूरी नहीं है। कैसे कैसे ये ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? देखो, कोई भी चीज़ को अगर आपको याद करना है ना तो उसको समझनी पड़ेगी। आप उसको एक बार समझ लो तो आपको याद करने के लिए एडिशनल एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब याद कैसे कर सकते हो? या तो फिर आपने वो चीज़ प्रैक्टिकली की हो। यार आप ऑडिट पढ़ रहे हो, अगर आपने ऑडिट प्रैक्टिकली की हुई है, अब जीएसटी पढ़ रहे हो, जीएसटी अगर प्रैक्टिकली किया हो तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तब आपको याद करने के लिए कोई एडिशनल इफेक्ट देना नहीं पड़ेगा, जो कि हमने प्रैक्टिकली तो की नहीं है कोई चीज़ें, तो हमको वो चीज़ें याद तो रहने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़ है स्टोरी, और तीसरी चीज़ है निमोनिक्स। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये याद करने में हेल्प करती है। अगर चीज़ें आपको याद हो गई हैं, अगर चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, और अगर आपके पास अच्छी निमोनिक्स और अच्छे स्टोरी है और कुछ बैकग्राउंड है आपके पास कोई भी क्वेश्चन को लेके, ऑडिट को कोई भी क्वेश्चन को लेके, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये मेरे केस में होता था, क्योंकि मुझे निमोनिक्स और जो स्टोरी भी मैं चीज़ों को याद करने का मैंने पर्सपेक्टिव चेंज किया, याद करने का मैंने अप्रोच चेंज किया। कि मैं पहले कैसे कर याद करता था, मैं ऐसे बुक खोलता था और याद करना स्टार्ट कर देता था कि भाई चलो देख रहा हूँ, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, प्री कंडीशन का ये क्वेश्चन है, प्लानिंग का ये क्वेश्चन है, ऐसे 500 का ये क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है। मैं लाइन बाय लाइन याद करने जाता था, जो कि एक तो टाइम भी बहुत कंज्यूम होता था और कुछ याद भी नहीं रहता था। फिर मैंने उसको अप्रोच को चेंज किया। मैंने उसको समझ के, या फिर एक स्टोरी बना के, या फिर खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बना के मैंने याद करना स्टार्ट किया। तो आप बोलोगे आप कैसे बोलो, उसको समझा के दिखाओ। मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, ये जो बुक है मैंने आपको बताई थी कि देखो ये बहुत अच्छी बुक है, शिवम केसवानी की जो बुक है ना, ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं इसके बारे में बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि याद करना का तरीका क्या है। देखो, आपके पास याद करने के लिए एक अप्रोच से याद करना, आपको इसे रट्टा नहीं मारना है, और भी आपको इसमें कीवर्ड्स याद रखने हैं। और कीवर्ड्स आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड्स याद करना है, कौन सा कीवर्ड्स याद नहीं करना है? ये जो बुक है ना, ये बुक के अंदर कीवर्ड्स पहले से रेड किए हुए हैं। जो रेड वर्ड है वही कीवर्ड आपको वही याद रहना चाहिए। ये मेरी बात ध्यान समझो। और पहले समझो कि मेरे पास बुक आया, मैंने इसको ओपन किया, ऐसे 200, तो मान लो मैं ऐसे 200 सीरीज पढ़ रहा हूँ, 210 मैंने खोला, प्री कंडीशन का क्वेश्चन देखा मैंने कि भाई ये जो प्री कंडीशन फॉर ऑडिट है, ये आरटीपी मई 21 में भी आया हुआ है, मई 24 में भी आया हुआ है, और मतलब ये आरटीपी एमटीपी में आ चुका है और एग्जाम में भी आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। और देख रहा हूँ उसके अंदर 5 पॉइंट भी है।
देख मैंने आपको बताया था मेरी पहली वीडियो में कि आपको क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करना है, कि एक इसका देखो इसका आंसर भी मैं दे देता हूँ कि आपके मन में आता होगा कि यार इतना सारा क्वेश्चन है, मैं किसको पढ़ूँ किसको छोड़ूँ, जिसमें आपको 5 पॉइंट दिखे और जिसके आगे आपको दिखे RTP MTP, वो याद कर लो आप। तो मैंने यहाँ पे देखा ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने देखा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नाम है, प्री कंडीशन में 5 पॉइंट मुझे दिख रहा है, मतलब ये पूछ सकते हैं, तो हम इसको मैं याद करूँगा। अब मैं इसको याद करूंगा, ऐसे याद नहीं करूंगा कि डिटरमाइन वेदर द FRF इज एक्सेप्टेबल, ऑब्टेन एग्रीमेंट फॉर मैनेजमेंट दैट इज एक्नॉलेज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं पढ़ूंगा। अब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि भाई इसमें उन्होंने 2 चीज़ दिया हुआ है। पहला 2 पॉइंट क्या हुआ है कि FRF एक्सेप्टेबल होना चाहिए और मुझे एग्रीमेंट मैनेजमेंट से लेना है क्योंकि वो एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो देखो अब जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, तो पहला पॉइंट क्या था इसमें, FRF एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब प्री कंडीशन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये कंसेप्ट है। मतलब ये 2 चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है, और जब मैं इसको याद करने जाऊँगा तो मैं इसमें क्या देखूंगा, इसमें पहला पॉइंट क्या बताया था उन्होंने कि मुझे देखना है कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं। FRF ये जो वर्ड है ना, ये ऑडिट की डेफिनेशन में भी आता है, मतलब ये वर्ड तो मैं नहीं भूलने वाला। देखो मैं कैसे याद कर रहा हूँ, FRF एक्सेप्टेबल है, पहले मैं ये चीज़ चेक करूंगा कि FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और मुझे याद कैसे रहेगा ये वाला वर्ड, क्योंकि ये तो ऑडिट की डेफिनेशन में आता है, तो मुझे वर्ड याद रहेगा। दूसरी चीज़ क्या, मैं ऑब्टेन करूंगा अग्रीमेंट, क्या ऑब्टेन करूंगा अग्रीमेंट कि मैनेज एक्नॉलेजेबल करती है और अंडरस्टैंड, मतलब समझती है और मानती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये 2 पॉइंट मेरा हो गया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेजमेंट 2 ही तो काम करती है, वो काम करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम करती है, और दूसरा काम क्या करती है, इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं वो काम करती है। आगे देखो लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF और फॉर इंटरनल कंट्रोल का अच्छे हैं कि नहीं, ये 2 चीज़ में देखूंगा। और तीसरा चीज़ क्या है, आओ, ये कहाँ से आया, ये मैं जब शुभम केसवानी का वीडियो देख रहा था ना, तो उन्होंने निमोनिक्स दिया था। आओ मतलब क्या हो गया, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब मैनेजमेंट मुझे हर इन्फॉर्मेशन की एक्सेस देगा, और कभी मुझे ज़रूरत पड़ गई, दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देगा, और तीसरा यू क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पर्सन इन द एंटिटी। देखो सिर्फ मैंने कीवर्ड्स पढ़े हैं, सिर्फ मैंने कीवर्ड्स, और मुझे 5 पॉइंट याद हो गए। पहला क्या कि FRF एक्सेप्टेबल, FRF जो है प्री कंडीशन देखने जा रहा हूँ, तो प्री कंडीशन में ऑडिटर क्या देखेगा कि कंपनी का जो FRF है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो FRF के अकॉर्डिंग है कि नहीं। दूसरा चीज़, मैं उससे अग्रीमेंट ऑब्टेन करूंगा कि वो एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है, मतलब FRF के हिसाब से है कि नहीं, और दूसरी क्या हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं। और तीसरा चीज़ क्या, आओ मतलब क्या, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, और मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी लूँगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन दी कंपनी। देखो ये सब चीज़ें मैं ऐसे याद करता हूँ, और मैंने कुछ आगे सेंटेंस याद नहीं किया, मैंने सिर्फ इसमें याद किया वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स को समझा, और समझ तो मुझे आ गया था। बाकी सर की जो शुभम केसवानी सर ने जो निमोनिक्स बनाए थे, जो अप्रोच दी थी, मैंने वो अप्रोच को पकड़ा। शुभम केसवानी सर के मैं हर एक वीडियो देखता था, और जो निमोनिक्स बनाते थे मैं इस बुक में लिख देता था साइड में कि सर ने कैसे पढ़ाया था, और जो सर ने जैसे सोच के समझाया था, जो तरीका दिया था याद करने का, मैंने वो तरीका पकड़ा और वैसे क्वेश्चन याद किया। जो सर क्वेश्चन अपने रिवीजन लेक्चर में करवाते थे कि ये क्वेश्चन उन्होंने करवाया था, तो मैं कर लिया। पहले इसको करूँगा, बाद में करूँगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस आने लग गया। अभी क्या है कि आप सब चीज़ डिटेलिंग में जाते हो, आप डिटेलिंग में क्यों जाते हो, मत जाओ ना डिटेलिंग में। आप एक वर्ड याद करने चले जाते हो। क्या होता है, पढ़ते ना ऐसा होता है कि इसको भी याद कर लूँ, उसको भी याद कर लूँ, उसके चक्कर में ना आप बहुत डिटेलिंग में चले जाते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और चीज़ें आपके याद में नहीं रहती। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद रहेगा यार कि FRF वाला पॉइंट था, इसमें 2 पॉइंट था, FRF का पॉइंट था, और उसके अंदर अग्रीमेंट का एक पॉइंट था, और उसके अंदर फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पॉइंट था, और ऐसे बहुत सारे सर ने इतने अच्छे निमोनिक्स बना के दिए हैं ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद मत बनाओ निमोनिक्स, बट एटलीस्ट जो सर ने बनाया ना, LMN PQ लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, मटेरियलिटी ऑफ द इन्वेंट्री, बहुत उन्होंने इतने अच्छे प्यारे निमोनिक्स बनाए ना। अगर उसको 2-3 बार पढ़ लोगे ना आप, तो आप एग्जाम में आराम से हो जाएगा। और इतने आपके मन में आता है कि इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा मैं कैसे पढ़ूंगा इसको। तो जो सर करवाते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया जहाँ पे आपको 5 से 6 पॉइंट दिखे, और या फिर सर ने जिसका निमोनिक्स बना के दिया वो इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लाइन समझ में नहीं आती, उसमें वर्ड देखो ना, क्योंकि कौन सा वर्ड इन्होंने रेड किया हुआ है, वो वर्ड वैसे आपको दिमाग रहना चाहिए, बाकी गेम हो जाएगा आपका। बाकी आप आगे मन से कुछ भी लिख दो आप। मैं भी यहाँ पे पूरा लाइन थोड़ी पढ़ रहा हूँ। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसीडर नेसेसरी, इसका बहुत बड़ी लाइन है, पर मुझे पता है इसका क्रक्स क्या है कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं, तो वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल लिख दूंगा, बाकी आगे की अपनी वर्डिंग दे दूंगा
ये आपको देख के चलना है। ये जो याद करने का तरीका है ना, आपको याद करके चलना है कि याद करने के लिए आपके पास कोई निमोनिक्स होना चाहिए, या फिर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या फिर आप उसको लिंक कर पा रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो। अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो तो भी चीज़ आपको ध्यान रहेंगी, और अगर आपके पास निमोनिक्स है तो भी ध्यान रहेंगी। टॉपर्स लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाते हैं, और जो चीज़ें एक बार पढ़ लेता है ना, उसको याद हो जाती है ना, तो वो प्रैक्टिकली चीज़ों को फील कर पा रहा है, वो ऑडिट को जी पा रहा है, तब वो ऑडिट को समझ पा रहा है। देखो बहुत लोग होते हैं ना जो पढ़ के उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती निमोनिक्स की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको याद रहती हैं चीज़ें, क्योंकि वो ऑडिट को फील करते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो ऑडिट को फील करते हैं। हमारे जैसे लोग नहीं फील नहीं कर सकते। हम समझ सकते हैं कि जो बताया है, क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है, पर हमको याद करने के लिए किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो निमोनिक्स हो सकता है, वो स्टोरी हो सकता है, वो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच